पूनम और हरिया को काफी मन्नतों के बाद एक बेटा होता है। लेकिन जब हरिया का बेटा रमेश 21 साल का हो जाता है, तब तक तो पूनम और हरिया अपने बेटे रमेश के लिए अपना खेत, अपना घर और जितने भी गहने उनके पास होते हैं, वो सब कुछ रमेश की नौकरी के लिए गिरवी लगा देते हैं। अब इस नौकरी के लिए पूनम एक रोज माता रानी से मन्नत मांगती है और कहती है, हे माता रानी, मेरे बेटे की अच्छी सी नौकरी लगवा दो। नौकरी लगते ही अगले महीने मैं 51 लोगों को खाना खिलाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है और रमेश की नौकरी अच्छी पोस्ट पर लग जाती है और रमेश भी बाहर चला जाता है। इधर गरीब माँ बाप पूनम और हरिया अपने बेटे को एक रोज फोन करके याद दिलाते हैं। बेटा, तुझे याद है या नहीं, लेकिन एक बार तुझे याद दिला दूं कि अगले महीने 20 तारीख को जैसे ही तेरी सैलरी आए, उसमें से कुछ पैसे तू माता रानी की मन्नत पूरी करने के लिए भिजवा देता तो। ओह कम ऑन पापा, इस महीने तो हो नहीं पाएगा। अगले महीने देखता हूँ। इस महीने मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, प्रॉमिस किया मैंने उन्हें। आप लोग तो पैसे भेजते नहीं हो। इतना बोलने के बाद रमेश फोन काट देता है और रमेश के फोन काटने के बाद भी हरिया उदास हो जाता है और अपने पति को उदास देखकर पूनम अपने पति से कहती है, क्या बात है, क्या कहा मेरे रमेश ने? उसकी सैलरी तो आएगी ना, और वो तो पैसे भी भेज ही देगा। रमेश कह रहा है कि अगले महीने से अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, तो वो पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए हमें ही कहीं ना कहीं से मन्नत को पूरी करने का इंतजाम करना होगा। अब अपने पति की बात सुनने के बाद पूनम कुछ समय के लिए उदास हो जाती है और मन में सोचती है, मैं बात करूंगी तो शायद मान जाए। अपने पापा से तो उसने ठीक से बात नहीं की, मैं उसे समझा दूंगी। अब देर शाम पूनम अपने बेटे रमेश को फोन करती है, लेकिन रमेश तो नशे की हालत में था और रमेश का फोन उसका दोस्त उठाता है और पूनम उससे कहती है, रमेश बेटा, कैसा है तू? तेरे पापा से तेरी बात हुई थी ना? आंटी जी, मैं रमेश का दोस्त बात कर रहा हूँ। वो अभी अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आया है और बहुत नशे में है। उसे होश भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे सुला दिया। इतना सुनने के बाद पूनम उस लड़के से भावुक होकर कहती है, बेटा, मैं रमेश की माँ बात कर रही हूँ। वो जब सुबह होश में आए तो उसे कहना उसकी माँ ने फोन किया था, वो फोन जरूर करे अपनी माँ को। जब पूनम को ये पता चलता है कि जिस बेटे के लिए उसने अपना खेत, अपना घर और अपने गहने तक गिरवी रखवाकर उसे पढ़ा लिखाकर शहर में नौकरी के लिए भेजा और आज वो शहर में अय्याशी कर रहा है और यहाँ उसके बूढ़े मजदूर माँ बाप इस उम्मीद में है कि उसके बेटे की नौकरी लग जाने के बाद वो उन्हें कमा कर पैसे देगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। ऐसे में पूनम रोते हुए अपने घर के मंदिर के सामने माता रानी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी कौन सी गलती की सजा आप हमें दे रहे हैं। हमने अपने बेटे को पढ़ने लिखने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए शहर भेजा और वो तो वहाँ जाकर हमें ही भूल चुका है। अब हरिया का मालिक, जिसके यहाँ वो खेतों में काम किया करता था, उससे हरिया ने 20,000 रुपए लिए थे, जो हरिया के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी और उन पैसों से वो अपने बेटे के लिए मांगी गई मन्नत को पूरी करता है, जो वो अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए मांगते हैं। लेकिन अब करीब 10 दिन बाद हरिया का मालिक राम सिंह उसके दरवाजे पर आता है। घर पर हरिया नहीं था, पूनम थी सिर्फ, और वो पूनम को गलत निगाहों से देखते हुए कहता है, लगता है हरिया घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। वैसे भी मैं तो पैसों की बात करने आया था, लेकिन आपको देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या बातें करूँ आपसे। जी, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप आए हो तो उन्हें कह दूं कि 2-4 दिन में वो आपके पैसे दे देंगे। अजी, पैसे छोड़िए, हम तो कुछ बातें ही कर लेते हैं। पैसे क्या चीज है, वो तो हाथ का मैल है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। अब पूनम राम सिंह की गलत निगाहों को समझ जाती है कि वो कहना और बोलना क्या चाह रहा है। तभी पूनम राम सिंह से कहती है, अच्छा मालिक, वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप आए थे और मुझे भी काम है। इतना कहने के बाद पूनम अपने घर में चली जाती है और घर का दरवाजा लगा लेती है और राम सिंह भी कुछ समय रुकने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब पूनम अपने आप को कोसते हुए खुद से कहती है, ये गरीबी कितनी बुरी चीज है। एक दावत के लिए 20,000 लिए
और लोगों की गंदी नज़र और उनका गंदा साया हम पर पड़ने लगा। और मैंने ये सब जिसके लिए किया उसे तो ये तक होश नहीं कि उसके माँ बाप कैसे होंगे। पूनम को इस बात का बहुत दुख होता है और पूनम अपने बेटे रमेश को फोन करती है और रमेश से कहती है, अगले महीने में और तेरे पापा शहर आ रहे हैं तो हमारे रहने का इंतजाम भी कर लेना रमेश। माँ, आप और पापा यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन क्यों? आप तो अच्छे भले गांव में रहते हो, खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की? क्यों? अगर हम वहाँ रहने आएंगे तो तुझ पर बोझ आ जाएगा। अब तू अपने बूढ़े माता पिता का बोझ कैसे उठा सकता है? जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ा लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आज वो ये कह रहा है कि हम अच्छे खासे गांव में रह रहे हैं। तू हमारी स्थिति के बारे में जानता ही क्या है? माँ, यहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा है। अब पूनम बिना कुछ बोले फोन रख देती है और कुछ समय बाद ही अनाज में रखने वाली दवाई खा लेती है। हालांकि पूनम को बहुत सारी उल्टियां होने लगती हैं। तभी हरिया वहां आ जाता है और पूनम को हॉस्पिटल ले जाता है। पूनम को हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर हरिया को बताते हैं कि पूनम ने अनाज में रखने वाली दवाई खाई थी। अब वो खतरे से बाहर है क्योंकि उसे खाने के बाद ही पूनम को लगातार उल्टियां होने लगी थी। और अब पूनम जब घर आती है तो हरिया रोते हुए पूनम से कहता है, हाँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन उसने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम इतनी बेबस कैसे हो सकती हो? पूनम कुछ भी नहीं कहती, लेकिन पूनम के पड़ोस में रहने वाली सरला का बेटा अमित रमेश का दोस्त होता है और वो रमेश को फोन करके सारी बातें बताता है कि उसकी माँ ने मन्नत पूरा करने के लिए कर्ज लिया था, जिसे मांगने के लिए राम सिंह आकर उसकी माँ को गंदी नजरों से देखकर गया, जिस वजह से उसकी माँ ने मरने की भी कोशिश की। हालांकि पूनम और सरला अच्छे दोस्त थे। रमेश जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि जिस माँ बाप ने उसके लिए ये सब कुछ किया उसने उन्हें ही छोड़कर भुला दिया। अब ऐसे में रमेश घर आता है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने में बहक गया था। शहर के रहन सहन, वहाँ के लोगों को देखकर मैं अपने घर वालों को भूल चुका था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उम्र ही ऐसी होती है, कोई बात नहीं। मैं और तेरे पापा तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तभी हरिया भी घर आता है और अपने बेटे को गले लगाकर कहता है, बिना बताए ही आ गया? कैसा है तू? कुछ खाया पिया या नहीं? आजा, तेरे लिए चाय बना देता हूँ, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। इतना सुनने के बाद रमेश और ज्यादा भावुक हो जाता है और वो अपने बैग से अपने पिता को पैसे निकालकर कर्जदार को देने के लिए कहता है। और उसे ये सीख मिल चुकी थी कि जिस माँ बाप को वो कष्ट दे रहा था, उसके अलावा उसका हाल चाल कोई कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि माँ बाप के सिवा और कोई है ही नहीं जो अपने बच्चों का ख्याल रख पाए। हालांकि अपने बेटे के करियर के लिए मांगी गरीब की दावत बहुत ही कष्ट भरी हुई थी। रीमा एक बहुत ही खर्चीली लड़की थी। रीमा को बासमती चावल खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रीमा किचन में बासमती चावल के पुलाव बना रही थी। वो बनाकर लाती है और खाने लगती है। तभी उसकी माँ सावी वहाँ आती है और उसे बासमती चावल को चटकारे लेकर खाते हुए देखकर बोलती है, अरे बाबा, कल ही तो तूने बासमती चावल से बिरयानी बनाई थी और आज फिर तूने बासमती चावल से पुलाव बना दिए। ये लो, आप भी खाओ। और वैसे भी मुझे तो बासमती चावल ही पसंद है ना, मैं तो इसी के बनाती हूँ हमेशा से। और वैसे भी जो कल खाया था वो आज निकाला भी तो होगा ना, इसलिए मैंने बना लिया दोबारा पुलाव। खाओ इसे। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने महंगे जो आते हैं। बेटा, अभी तू अपने मायके में है, इसलिए तुझे बाहर का कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तू अपने ससुराल जाएगी तब तुझे सादे चावल और बासमती चावल का फर्क पता चलेगा। इसीलिए कहती हूँ, संभल जा। फर्क मुझे ना अच्छे से पता है, तभी ये मेरे मन पसंद है हमेशा से। और वैसे भी जब ससुराल जाऊंगी ना तो वहाँ भी बासमती चावल ही बनाऊंगी और खाऊंगी। बेटी, तू यहाँ तो खा रही है क्योंकि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है तेरे ससुराल वाले भी उतने ही अमीर हो और रोज रोज बासमती चावल खिला सके तुझे। हाँ, तो मेरे लिए कोई अमीर लड़का ही देखना जो हर रोज मुझे बासमती चावल ही खिला सके। ऐसा वैसा कोई घर में शादी मत कर देना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए ही तो दुनिया भर के लड़के सारे बैठे हुए हैं ना।
रितु आएगी और वो लड़के बोलेंगे कि मैं इसे पूरी उम्र भर बासमती चावल खिला सकूंगा। आई बड़ी। हाँ तो कह तो रही हूँ कि अमीर लड़का ही देखना जिसके घर में बासमती चावल ही बनते हो। हाँ। रीमा अपनी बात बोलकर वापस से बासमती चावल की दुनिया में खो जाती है और उसे खाने लगती है। ऐसे ही रीमा जब भी चावल खाती तो बस बासमती चावल खाती। कुछ दिनों बाद रीमा अपनी सहेली रितु के साथ कॉलेज के अंदर थी। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन में बैठती हैं और अपना अपना टिफिन खोलती हैं। और अब रीमा के टिफिन में तो बासमती चावल की बिरयानी थी, जिसे देखकर रितु को बड़ा अजीब लगता है और वो रीमा से सवाल करती है। क्या बात है, आज तो बिरयानी लाई है, वो भी बासमती चावल की। घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे यार कोई ऐसी खास बात नहीं है और ना ही कोई फंक्शन है। अब मुझे बासमती चावल पसंद है तो इसके लिए कोई फंक्शन रखना जरूरी थोड़ी है। पसंद तो मुझे बासमती चावल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इतनी महंगाई में भी बिना किसी बात की बासमती चावल खाऊं। अरे यार देख, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो पसंद है ना वो खाते पीते रहो। और वैसे भी मैं तो हमेशा से अपनी पसंद का ही खाती हूँ ना, तो बासमती चावल तो खाऊंगी। वैसे तू लाई क्या है खाने में? अरे यार मैं भी वही सादे चावल लाई हूँ, खाएगी तू? ये भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ले खाकर देख। मेरे तो बासमती ही फेवरेट है, तू ही खाना अगर इतने ही अच्छे बने हैं। अब दोनों सहेलियां मिलकर कैंटीन से खाना खाकर घर के लिए वापस जा ही रहे थे कि तभी रितु का भाई अमन रितु को लेने के लिए आता है और रितु को अपने पास बुलाता है। और तभी रीमा रितु से बोलती है, कितना स्मार्ट है ये। तूने बताया ही नहीं कभी कि ये कौन है तेरा बॉयफ्रेंड। अरे मैडम रुक तो जाओ, सामने वाले की भी सुन लिया करो। और मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं भाई हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। यार तो छोटी बच्ची है क्या? तेरा भाई तुझे कॉलेज से लेने आया है। एक काम करो ना, आप दोनों खुद ही बात कर लो, मैं यहाँ आई क्यों हूँ? और भैया आप वैसे तो मुझे कभी लेने नहीं आते, और आज कैसे आ गए? वो क्या है ना, मैं आज जल्दी घर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते से तुझे भी ले चलूं। ठीक है, ये मेरी दोस्त रीमा है, आप इसे भी घर छोड़ दो ना प्लीज। अब इन्होंने तारीफ की है तो घर छोड़ना तो बनता है ना। और वैसे भी ये इतनी खूबसूरत है कि इनके साथ मेरा सफर तो एक सपने जैसा है। भैया ये मेरी दोस्त है तो ज्यादा ना लाइन मत मारो, समझे? हाँ तो मैंने इसकी तारीफ की है क्योंकि ये स्मार्ट है और मैं भी तो सुंदर हूँ, तो मेरी भी तो तारीफ बनती है ना। तीनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। अमन पहले रितु को छोड़कर फिर रीमा को छोड़ने चला जाता है और दोनों में बहुत सी बातें होती हैं। दोनों कुछ ही समय में एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। कई दिनों की बातें और मुलाकातें अब प्यार में बदल जाती है। दोनों अपने अपने घर बता देते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और परिवार वाले भी घर खानदान और लड़की लड़का देखकर इस रिश्ते के लिए रजामंदी देते हैं। शादी के अगले दिन रीमा घर में सबके लिए पुलाव और पनीर बनाती है और सबको परोस देती है। आज रीमा की पहली रसोई थी और सबको ये अच्छा लगता है कि उसने पुलाव बनाए। और वहाँ रितु, अमन और रीमा की सास सीमा तो मौजूद थे ही। सब खाना खाकर तारीफ करते हैं और रितु बोलती है, वाह सीमा, आज तो पुलाव बनाया है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। राम राम राम, अभी तो नई नई शादी करके आई है और अभी देखो कितना खर्चा बैठा दिया। अब पता नहीं आगे क्या ही करेगी। मैं भी सास हूँ, आज तो कर लिया और मैं चुप रह गई क्योंकि नई नई शादी हुई है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आगे मुझे अपना घर भी चलाना है। क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? रीमा ने इतना अच्छा खाना बनाया है। अरे अपने मायके से थोड़ी लाई है बासमती चावल, आते ही खर्चा करने लग गई मेरा। अब फालतू की बात क्यों सोच रही हैं? अभी जो सामने है उसे एंजॉय कीजिए ना। मायके से ना सही, लेकिन मेरे ससुराल से तो है ही ना। अरे नहीं तो क्या, आप इंजॉय करो यार। वैसे भी आज बना है, जरूरी थोड़ी है रोज रोज बनेगा। रोज खाती हूँ मैं तो। अरे हाँ, अब भाभी बन गए हो तो कुछ भी मत बोलो और अपनी बासमती पुलाव खाओ। रितु रीमा को वहीं चुप करवा देती है और सभी लोग साथ में खाने में मगन हो जाते हैं। अब शादी के बाद भी रीमा रोज रोज बासमती चावल बनाने लगती है और जब भी उसका मन करता वो चावल चढ़ा दिया करती। कई दिनों तक जब ऐसे ही चलता है तो एक दिन सीमा ये सब देखकर राशन वाले सादे चावल खुद जाकर बना देती है और राशन के सादे चावल देखकर रीमा का मत्था घूम जाता है।
और रीमा बोलती है। आपने ये क्यों बना दिया? मैं तो खाना बना ही रही थी। क्या है ये सब? हाँ तो क्या हुआ, एक दिन मैंने बना दिया तो कुछ घट थोड़ी गया है। रोज तो तू ही बनाती है ना, रोज तो अपने हाथों का खाना खिलाती है, तो आज अपनी सास के हाथ का खाना खाकर भी देख। अब बनाया तो बनाया सही, लेकिन अच्छा तो बनाती ना। ये कौन से चावल की बना दिए? बहू पाप लगेगा, ऐसे अन्न को ना गंदा नहीं बोलते हैं। आपको क्या खुजली थी यही चावल बनाने की? ये वाले चावल तो कोई घर में खाता तक नहीं है। बहू तू आई है आसमान से उतरकर, लेकिन हम यही धरती के हैं। हमारे घर में ये राशन के चावल ही बनते हैं शुरू से। तूने रोज बासमती बनाकर हमें रास्ते पर लाने की ठान रखी है। आपकी तो मुझे बातें ही नहीं समझ आती। मतलब बासमती चावल खाने से हम रास्ते पे आ जाएंगे? मतलब कुछ भी सोचते हो आप। हटो, मैं बासमती चावल बनाती हूँ। बोल दिया तो बोल दिया, जो मैंने बनाया है ना वही खाएंगे, कोई बासमती चावल नहीं बनेगा घर में। मैं ये चावल नहीं खा सकती बिल्कुल भी। आप ही खाओ, आपने बनाए हैं तो। अब रीमा सीमा की बात को काटकर बासमती चावल बना देती है और आगे भी रीमा किसी की भी नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती और रोज बासमती चावल बनाकर खुद भी खाती और सबको खिलाती। लेकिन साथ में अब कोई भी बाहर से आया या फिर घर में कुत्ता हो या भिखारी आए, वो सबको भी बासमती चावल बांटने लगी थी। ये सब देखकर सीमा बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, अब जब तक घर में रोज रोज बासमती चावल बनेंगे ना तो मैं खाना खाऊंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। सीमा अब खाना पीना दोनों बंद कर देती है और कोई भी उससे खाना पूछने आता तो वो साफ इनकार कर देती। ये सारी बातें अमन को पता चलती है तो अमन एक खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे में जाता है और सीमा अमन को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर अमन को गुस्सा आता है। वो रीमा को बुलाता है और उससे बोलने लगता है, जब माँ ने मना कर दिया है बासमती चावल बनाने से, तो तुम रोज रोज क्यों बना देती हो यार? क्योंकि मुझे पसंद ही बासमती चावल है। अब जिसको पसंद नहीं है वो ना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो माँ ने ही खाना छोड़ दिया है, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम अपने बासमती चावल के साथ खुद अपना ही पेट भरो यार। आप तो खुद ही गुस्सा हो रहे हैं। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब आपको तो माँ जी को मनाना चाहिए ना। तो तुम एक काम करो, ये बासमती चावल तुम ही खाओ, तुम्हें तो घर की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात। अब रोज बासमती चावल नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी भी तो बात आपको कभी माननी पड़ेगी ना। हफ्ते में एक बार तो बासमती चावल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हमें ये मंजूर है। सीमा और रीमा दोनों बात को समझते हैं और अब बस हफ्ते में एक बार ही बासमती चावल खाएंगे, ये बात तय होती है। लेकिन रीमा को बचपन की आदत थी, वो ढीठ थी और कहाँ ही सुधरने वाली थी। कुछ दिनों बाद में वो फिर से बासमती चावल बनाने लगती है और तंग आकर अब उसकी सास सीमा उसे अपने मायके रवाना कर देती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सच में रीमा में सुधार आएगा और वो अपनी बासमती चावल खाने की आदत को छोड़ पाएगी। देवयानी अपने पोते अजीत और उसकी पत्नी खुशी के साथ रहा करती थी। खुशी बड़े ही मॉडर्न मिजाज की थी, लेकिन देवयानी थोड़े पुराने ख्यालात की थी, जिसके चलते वो हमेशा खुशी पर रोक टोक करती रहती थी और ये चीज खुशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो देवयानी के कमरे में जाती है और उसकी नजर उसकी बेड के किनारे रखी पुरानी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलती है, इसी छड़ी के सहारे मेरी दादी जी पूरे घर में घूमती रहती है ना। जब ये छड़ी ही नहीं रहेगी तो पूरे घर में कैसे घूमेगी? ना ये पूरे घर में घूम पाएगी और ना ही मुझे किसी भी बात के लिए रोक टोक पाएगी। सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। खुशी अपने हाथों में छड़ी लिए ये सब सोच ही रही होती है, तभी देवयानी दीवार का सहारा लिए बाथरूम से बाहर निकलती है और खुशी के हाथों में अपनी छड़ी देखकर कहती है, बहू तू मेरी छड़ी के साथ क्या कर रही है? मुझे मेरी छड़ी वापस कर, अभी के अभी। मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी तुझे अभी सुकून नहीं मिला, जो मेरी छड़ी भी लेने आ गई। मुझे आपकी इस पुरानी छड़ी की जरूरत नहीं है। वैसे भी छड़ी लेकर चलने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। इसकी जरूरत मुझे नहीं, आपको ही है। और वैसे भी आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही क्या है जो मैं आपसे कुछ छीनूंगी? काश मुझे तेरी और अपने पोते की असलियत पहले से पता होती, तो मैं कभी तुम लोगों के छलावे में नहीं आती। मुझसे ही तुम लोगों को समझने में गलती हो गई। हम लोग आपको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, आपको रहने के लिए छत दे रहे हैं, वही बहुत है। वरना अगर कहीं आपको अपना आगे का जीवन सड़क पर गुजारना पड़ता तब पता चलता आपको।
खुशी इतना कहकर गुस्से में कमरे से निकल जाती है और नीचे जाकर रसोई में काम कर रही अपनी नौकरानी रानी से कहती है, आज दादी को खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जुबान बहुत चल रही है। कुछ दिन तक जब खाना नहीं मिलेगा ना तो अपने आप ही जुबान बंद हो जाएगी। मुझे उल्टा बोल रही है। अब पता चलेगा कि मुझे उल्टा बोलने का क्या नतीजा होता है। लेकिन मालकिन, अगर मैं दादी को खाना नहीं दूंगी तो दादी दवा कैसे खाएंगी? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उनके बारे में भी तो सोचिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसके मर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे उसका कोई काम भी नहीं है। मालकिन, बात जरूरत की नहीं है बल्कि बात उनके सेहत की है। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करिए। बेचारी कितनी बूढ़ी है, छड़ी के सहारे चलती है। तुम्हें इस घर में नौकरानी किसने रखा है, दादी ने या मैंने? ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। अपने काम से काम रखो और आगे से अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करना। खुशी इतना कहकर रसोई से चली जाती है और आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर इंतजार करने के बाद जब रानी नाश्ता लेकर देवयानी के कमरे में नहीं जाती तो वो अपने कमरे से छड़ी के सहारे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आती है और रानी को एक छड़ी मारते हुए कहती है, इतनी देर से मैं खाने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे इतनी जोर से भूख लगी है। दवा भी खाना है, लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरे घर में एक बुढ़िया है, तुम सब लोग मिलकर उसका भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हो। अरे दादी, तो आप ही अपनी छड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों कर रही है? कहने को तो ये पुरानी छड़ी है, लेकिन लगती बहुत जोर से है। अभी तो धीरे से, वो भी सिर्फ एक ही छड़ी मारी है। अगर पूरी जान लगाकर मार दिया ना तो आंसू भी नहीं रुकेंगे। जल्दी बता मुझे, खाना क्यों नहीं दिया तूने अभी तक, या एक और लगाऊं? अरे दादी, अगर आपको छड़ी मारने का इतना ही शौक लग रहा है तो अपनी बहू को मारिए। उसी ने मुझे आपको खाना देने के लिए मना किया है। बेवजह आप मुझ पर छड़ी बरसाई जा रही है। मुझे खाना देने से मना कर रही है ना? इसे तो अभी बताती हूँ। समझती क्या है ये अपने आप को? देवयानी इतना कहकर छड़ी के सहारे टक टक कर खुशी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि खुशी प्लेट भर कर फ्रूट बगल में रखकर उसे खा रही है, साथ ही वो टीवी देख रही है। तभी देवयानी खुशी के पास जाकर अपनी छड़ी से उसे मारते हुए कहती है, यहाँ खुद बैठकर आराम से फल के ऊपर फल दबा रही है और मुझे खाना भी नहीं दे रही। आज तुझे भी पता चलेगा कि दादी की पुरानी छड़ी मुझे खाना नहीं देगी। तो तेरी इतनी हिम्मत। दादी, आप ये क्या कर रही है? मुझे चोट लग रही है। बंद करिए छड़ी मारना, वरना मैं आपकी छड़ी तोड़ दूंगी। बता रही हूँ मैं। तू मेरी छड़ी तोड़ेगी? उससे पहले तो मैं अपनी पुरानी छड़ी से मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगी। आज के बाद दोबारा ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। देवयानी इतना कहकर अपनी पुरानी छड़ी से खुशी की बहुत धुलाई करती है। तभी उसका पोता अजीत वहां आ जाता है और अपनी दादी की छड़ी पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ दादी, आप खुशी को क्यों मार रही है? अरे क्या कर दिया इसने? इसने अपनी नौकरानी को मुझे खाना देने के लिए मना किया है। पूरा दिन मुझे भूखा मार दिया। तो मारूं ना तो और क्या करूं? अच्छा ठीक है, माफ करो, इससे गलती हो गई होगी। आप कमरे में जाइए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। और खुशी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कोई अपने से बड़े के साथ भला ऐसे करता है? थोड़ी देर बाद देवयानी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन खुशी और अजीत मार्केट से घर आकर सोफे पर बैठते हैं और खुशी की नजर फिर से सोफे पर देवयानी की रखी छड़ी पर जाती है, जिसे देखकर उसे दादी से खाई हुई मार याद आती है और वो गुस्से में उस छड़ी को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसे वो छड़ी बीच में खुल जाती है और उसके अंदर छिपा हीरो का हार बाहर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, अब समझ में आया कि दादी अपनी पुरानी छड़ी को क्यों नहीं बदलना चाहती थी, क्योंकि इसके अंदर हीरो का हार जो था। आपकी दादी तो बड़ी ही तेज निकली। ये तो वही हीरो का हार है जिसे मैंने अपनी शादी के टाइम पर दादी के गले में देखा था। पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद मैंने दादी से इस हार के बारे में कितना पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। आज तो इनका राज सबके सामने आ ही गया। अब ये हार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रहने दो यार, वैसे भी हमने दादी से धोखा करके सब कुछ तो ले ही लिया है।
एक हार ही तो उनके पास बचा है, रहने दो, मत लो यार। आपका दिमाग खराब है? उनके लिए मैं हीरो का हार छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। उस दिन दादी ने मेरी बहुत पिटाई करी थी, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। खुशी इतना कहकर जैसे ही छड़ी को उठाकर उसमें से हीरो का हार निकालने की कोशिश करती है, तभी देवयानी वहां आ जाती है और उससे अपनी छड़ी छीन कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को हाथ लगाने की? दोबारा मेरी छड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। छड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगी। दादी, आपकी पुरानी छड़ी का राजा सबके सामने आ गया है। आपने इसमें हीरो का हार किसके लिए छिपा रखा है? एक काम करिए, छड़ी आप रख लीजिए और ये हीरो का हार मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये हार तो मैं तुझे नहीं देने वाली हूँ। फिर तू चाहे मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दे, ये हार मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही दूंगी जब वो मुझसे मिलने आएगी। दादी, तब तो आपको भी भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी वही है। तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम पागल हो क्या? ये चीज दादी को मत बताओ, नहीं तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं ये हीरो का हार लूंगी, या तो इन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी, फिर चाहे इनके साथ कुछ भी हो। खुशी इतना कहकर अपनी दादी को उसकी बेटी के मरने की सच्चाई बता देती है, जिसे सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसको अटैक आ जाता है और वो वहीं सबके सामने अपना दम तोड़ देती है। ये कहानी है मिताली की सास विमला की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन रहा करती थी। वो हर बात पर बस बेचैन और परेशान ही रहती, और जब भी मिताली अपनी सास से कोई भी छोटी सी बात कहती तो उसकी सास विमला टेंशन में आ जाती और बेचैन होने लगती। ऐसा कह सकते हैं कि मिताली की सास विमला की बढ़ती उम्र भी उसकी बेचैन होने का एक कारण थी। ऐसे ही एक दिन मिताली रसोई में दूध उबाल रही होती है और दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी कि तभी उबला हुआ दूध गैस पर गिर जाता है और ये सब मिताली की सास विमला देख लेती है तो उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया सुबह सुबह तूने? ये दूध गिरा दिया। तुझे पता भी है दूध का गिरना कितना खराब माना जाता है। पता नहीं अब क्या अपशगुन होने वाला है। बहू, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी, बस दूध ही तो गिरा है और मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? और आप भी ना, पता नहीं किन किन चीजों को मानती हो। ये सब कुछ नहीं होता है माँ जी। तू चुप कर जा बहू, और जरा मेरे बेटे को फोन कर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। दूध का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मिताली अपनी सास को बेचैन देखकर अपने पति सुरेश को कॉल मिलाती है और फोन को स्पीकर पर करती हुई सुरेश से बातें करती है। सुरेश अपने ऑफिस में होता है। हेलो सुरेश, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? और मुझे क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो ठीक ठाक निकला था ऑफिस के लिए। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और माँ जी थोड़ी बेचैन हो रही थी। उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको फोन करके पूछा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे काम करने दो, मैं घर आकर बात करता हूँ। मिताली फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिना बात के ही बेचैन होने लगती हैं। अब दिन पर दिन मिताली की सास विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और अब विमला बेचैन होने के साथ साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे बात बात पर गुस्सा भी आने लगा था। अपने बढ़ते गुस्से की वजह से एक दिन विमला ऐसे ही अपनी बहू मिताली के पास जाती है। मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, दिन भर बस सोती रहती है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास जो आराम से सो रही है? अच्छा लगता है तुझे दिन भर ऐसे पड़े है ना? चल जाकर कुछ काम कर ले। लेकिन माँ जी, मैं अपना सारा काम खत्म करके थोड़े लेटने आई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आकर कमरे में लेट गई। तू सारा काम खत्म ही जल्दी इसलिए करती है ताकि सारा दिन फिर सोती रहे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अब मिताली अपनी सास की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे विमला की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका यूं बेचैन होना अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मिताली अपने घर के बाहर सब्जी ले रही होती है कि तभी कमला उसके पास आकर कहती है,
अरे मिताली, बहुत दिनों बाद देखा तुझे बाहर। कहाँ थी इतने दिनों से? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं अब तुझे कमला कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं अपनी सास का। आखिर हुआ क्या है तेरी सास को जो इतनी परेशान हो रही है? अरे मेरी सास बस हर छोटी छोटी बात सुनकर बेचैन होती रहती है और सारा घर अपने सर पर उठा लेती है और बात बात पर इतना गुस्सा करती है। कुछ करो तब भी कोई ना कोई बात पकड़ लेती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है और कभी कभी तो बिना बात के ही मुझ पर चिल्लाती है। अरे मिताली, बस तू इतनी सी बात पे परेशान हो रही है? ये तो हर किसी के साथ है, क्योंकि मेरी भी सास है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह बढ़ती उम्र का तकाजा है, जिसके कारण ये सब होता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद इंसान की सोच बच्चे जैसी हो जाती है। तो क्या मेरी सास अब बच्चों की तरह सोचती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है? हाँ मिताली, ऐसा ही है। कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्सा कर रही हैं और क्यों बेचैन है। इसलिए तू इन सब चीजों की चिंता मत कर, और ना ही वो इन चीजों को जान के करती हैं तेरे साथ। फिर अब मुझे उनके साथ कैसे रहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और उन्हें गुस्सा कम आए? देख, तू सभी चीजें कर उनके लिए। उन्हें जो चाहिए वो कर, उनको जो पसंद है वो कर, उनका ख्याल रख और एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रख। चल, मैं चलती हूँ अब। मिताली सब्जियों को लेकर घर आती है। ऐसे ही एक रोज विमला का बेटा सुरेश देर रात तक घर नहीं आता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब सुरेश घर नहीं आता तो मिताली की सास विमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विमला मिताली के पास जाकर उससे कहती है, अरे कैसे यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अभी तक पति घर नहीं आया है, वो कहाँ होगा कहाँ नहीं। माँ जी ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ सुरेश, आज ही इतना लेट हो गया। कैसे हो गया ये भी नहीं पता। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं पड़ गए होंगे। आजकल चोर लुटेरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। अरे जब तू टीवी देख रही है ना तो न्यूज लगा, टीवी पर अगर सुरेश के साथ कुछ हुआ होगा तो न्यूज पर आ जाएगा। माँ जी ये सब क्या बोले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आप इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। माँ जी आप इधर सोफे पे बैठो 1 मिनट। मिताली अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप ये पानी पियो पहले और बिल्कुल शांत हो जाओ। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो आराम से। कुछ नहीं हुआ किसी को और ना ही होगा। आप बेचैन होना कम कीजिए, सब ठीक है अब। पर बहू वो सुरेश, वो आया नहीं ना अभी तक? हाँ माँ जी, मेरी बात हुई थी उनसे। वो अपने दोस्तों के साथ है, जिस वजह से उनको आने में समय लगेगा और अब आते ही होंगे। मिताली अब अपनी सास विमला को एक बच्चे की तरह अच्छे से समझती है ताकि उसकी सास विमला की बेचैनी कम हो सके और वो थोड़ा शांत महसूस कर सके। कुछ देर बाद सुरेश घर आता है। विमला अपने बेटे सुरेश को देखकर उसके पास जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ लग गई तुझे? इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? तुझे पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी। पर माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पार्टी में था, जिस वजह से मुझे आने में समय लग गया। मैंने बताया तो था मिताली को कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मिताली तुमने माँ को नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने सब बताया माँ को कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन माँ जी को मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। माँ जी पहले ही इतना घबरा जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं कि उस समय इनको शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने बच्चे की चिंता भी ना करूं? अरे बेटा है मेरा, देर रात तक घर नहीं आएगा तो चिंता तो होगी ही ना, और क्या होगा। लेकिन माँ आपका इस तरह से चिंता करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको चिंता होती होगी, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है और आपको किसी बात की चिंता लेने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ। कोई भी बात है आप मिताली को बोलो, लेकिन अब आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर बेचैन होगी तो माँ कैसे काम चलेगा? लगता है अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। ठीक है बेटा, आगे से अब नहीं होया करूंगी परेशान। लेकिन एक बात ये भी सुन अपनी माँ की कि उसके लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। तो मेरा कितना भी ख्याल रख, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। मिताली अब अपनी सास को धीरे धीरे समझने लगी थी और उसके बेचैन होने पर उसे अच्छे से संभाल भी लिया करती। कमला का पति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था कमला और उसके 2 बच्चों को।
जिनकी परवरिश करना और खर्च चलाना अब कमला के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती और अपना घर चलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब किसी के घर में वो काम कर रही थी तो बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज सुनकर वहाँ की मालकिन आती है, जो टूटी हुई प्लेट देखकर वो कमला से गुस्से में बोलती है, अरे कलमुही, ये सब क्या किया तूने? कांच की प्लेट तोड़ दी? तुझे पता भी है ये कितनी महंगी है? जितने की एक प्लेट है ना, उतने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा। मालकिन माफ कर देना, गलती से हाथ से छूटकर ये मुझसे टूट गई, आगे से नहीं होगा। क्या कहा? गलती से हो गया? ये बता, इसके पैसे कौन देगा? इतनी महंगी प्लेट थी ये, हजारों में कीमत है इसकी। मालकिन मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद आपके पास काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। ठीक है, फिर इस महीने की पगार में से तुझे मैं एक पैसा नहीं देने वाली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में एक पैसा भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो। मुझे तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, काम करना है कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझ जैसी हजारों नौकरानी मिल जाएंगी मुझे, लेकिन मैं तुझे इस महीने कुछ नहीं देने वाली हूँ, समझी तू? इतना कहकर अब मालकिन वहाँ से चली जाती है और कमला रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उसे मिलते हैं और पास में एक पापड़ बेचने वाले के पास कमला को ले जाकर पापड़ लेने के लिए कहते हैं। कमला के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन पापड़ वाले को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, मुझसे अच्छी तो इस पापड़ वाले की किस्मत है, कम से कम ये किसी और के पास काम तो नहीं करता, खुद का कमाता है और खुद का खाता है, किसी बात की कोई चिंता नहीं। काश मैं भी ऐसा अपना कोई काम कर पाती, इस पापड़ वाले की तरह। इतना कहकर अब कमला वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब फिर से कमला अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर देती है, वो भी उसके पैसे दिए बिना ही। ये देखकर कमला रोती हुई घर वापस जाती है और कुछ समय बाद वो खुद से बोलती है, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, वो मालकिन आज नहीं तो कल मुझे घर से बाहर कर ही देती। लेकिन अब मैं और दूसरों के घर नौकरानी बनकर नहीं जी सकती, मुझे भी खुद के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मैं दूसरों के सहारे न रहूं। क्यों ना उस पापड़ वाले की तरह मैं भी पापड़ बनाकर बेचूं, लेकिन इसके लिए भी तो पैसे चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब कमला मोहल्ले के एक बड़े से दुकानदार के पास जाती है, जो कभी कमला के पति का दोस्त हुआ करता था। उसके पास जाकर कमला उससे मदद के लिए बोलती है, बिरजू भाई, आज मैं यहाँ आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। आप मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आपसे मदद मांगना सही लगा। हाँ भाभी जी, कहो ना, क्या मदद चाहिए आपको मेरी? अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। बिरजू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ पापड़ बेचने का। क्या कहा? पापड़ बेचने का? लेकिन भाभी जी, आज के समय में भला कौन खाता है पापड़? हमारे जमाने के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाया करते थे, लेकिन आज के तो सभी लोग चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, अरे यही सब खा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापड़ जरूर बिकेंगे, इसलिए मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अरे भाभी जी, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरी पत्नी को जानती है ना। अरे अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हैं, अरे तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रखकर आपसे पैसे ले सकूं। है ना आपका घर, आप मुझे घर के कागजात दे दें और पैसे ले जाओ। जब पैसे हो तब वापस ले जाना पेपर। लेकिन बिरजू भाई, ले देकर एक घर ही तो है मेरे पास, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो भी चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तो मैं कौन सा बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप पैसे ले जाइए और कागज गिरवी रख दीजिए, अब बाद में पैसे देकर कागज ले जाना। अब कमला बिरजू की बातों में आ जाती है और अपने घर के कागज बिरजू के पास रख देती है और वहाँ से पैसे ले जाती है, जिससे वो पापड़ बनाने का सारा सामान भी ले लेती है और फिर पापड़ बनाना भी शुरू कर देती है।
जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं और सारे पापड़ बनाने के बाद वो एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे ताजे पापड़, करारे करारे पापड़ ले लो। कमला लगातार ऐसे ही आवाज लगाती है और पापड़ बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस घंटों तक कोई भी उससे पापड़ नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कमला को लगता है कि अब बच्चे उससे पापड़ जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब आखिर में एक बच्चा और उसकी माँ आ रहे थे। पापड़ वाली को देखकर वो बच्चा अपनी माँ से पापड़ लेने की जिद करता है और उसकी माँ कमला के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन जी ये पापड़ कैसे दिया आपने? बहन जी बस 10 रुपए के 2 हैं, बताओ कितने दूं आपको? 2 पापड़ दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। वो पापड़ लेकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा था और कमला ने पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए ही कमाए थे। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी हुए अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, जल्दी से खाना दे दो। क्या कहा? खाना? खाना तो नहीं है। मैं सुबह से स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेच रही थी तो घर में कुछ नहीं बना पाई। माफ कर देना बच्चों। कोई बात नहीं माँ, हम पापड़ ही खा लेंगे। वैसे भी मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आप भी खाइए। मेरे बच्चे भूखे हैं लेकिन फिर भी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कब तक बहाना करती रहूंगी और इन्हें भूखा रखूंगी। यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कमला ने जहां अपनी पहले दुकान लगाई थी वहां ना लगाकर दूसरी जगह अपनी पापड़ की दुकान लगाती है। किस्मत से उसके पापड़ों की वहां पर काफी बिक्री हो जाती है और इस बात से कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अब हर दिन कमला स्कूल के बाहर जाकर पापड़ बेचा करती थी। एक दिन स्कूल के बाहर बैठकर चौकीदार कमला को वहां से ये कहकर भगा देता है कि स्कूल वालों ने कमला को बाहर पापड़ लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे आने से पहले पापड़ लिया करते थे और जाने के बाद भी पापड़ लिया करते थे, इसलिए कमला को वहां से भगा दिया जाता है। कमला परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे अपने पापड़ लिए बैठ जाती है, जहां पर एक आदमी आता है और कमला से बोलता है, क्या आप वही पापड़ वाली हैं जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी? हाँ साहब, मैं वही पापड़ वाली हूँ जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पापड़ नहीं बेचूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि आप यूं ही स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेचें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर बैठ के हमारे लिए पापड़ बनाएं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए पापड़ बनाएं। हमारा पापड़ का बिजनेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमें इसके लिए एक अच्छी पापड़ बनाने वाली चाहिए और हमने सुना है कि आपके पापड़ बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? साहिब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो जरूर आपके लिए पापड़ बनाऊंगी। इससे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ठीक है, आप आज से ही हमारे लिए काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको पापड़ बनाने का एडवांस दे देता हूँ और आप काम पर लग जाइए। अगले ही दिन से कमला एक बड़ी कंपनी के लिए पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर पाती है।